नमस्कार। आज आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यहां तक कि गृहमंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लिया। उनका सीधे तौर पर कहना था कि भले ही मेरे पैर टूट गए हों, लेकिन मैं अभी भी मैदान से पीछे नहीं हटूंगी। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि साजिश रची जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है ताकि वो कैंपेन ना कर सके, लेकिन कैंपेन करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जितना भी दर्द उन्हें क्यों ना हो, लेकिन जनता के दर्द को महसूस करते हुए कैंपेन करना चाहती हैं और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के पैर जमने नहीं देना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब सीधा है। ममता बनर्जी बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव दरअसल उनके लिए और उनकी पार्टी दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार के विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार होती है तो ममता बनर्जी का एक काल जो है वो खत्म हो जाएगा और विरासत में अभिषेक, जो कि उनके भतीजे हैं, उनके हाथ में पार्टी को देने के अलावा शायद ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प बचेगा नहीं, जो वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि अभिषेक अभी इतने परिपक्व नहीं है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से संभाल सके। तो पश्चिम बंगाल की सड़क छाप राजनीति को अगर संभालना है तो ममता बनर्जी को ये चुनाव जीतना ही होगा, और अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो ये चुनाव जीतना होगा। इसके साथ साथ ममता बनर्जी इस बात को लेकर भी अनभिज्ञ नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार बना ली तो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती दिखाई देगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर स्वर्णिम होगा ही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष के लिए मौत से कम नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखें तो एक पंजाब और उसके बाद दूसरा बंगाल, बाकी आसपास कहीं कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं है या फिर उसकी सरकार नहीं है। तो फिर पूरे के पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दक्षिण के राज्यों में भले ही आप तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, इन दो राज्यों में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें न बन पाए, लेकिन कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पुडुचेरी में या फिर आंध्र और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा पाए। लेकिन पूरे उत्तर भारत पर अगर भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हो जाता है तो विपक्ष की किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि 2024 क्या 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनौती दे पाए। और यही वजह है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर शुरुआत करनी है, अगर खेल खेलना है तो खेला पश्चिम बंगाल से ही शुरू हो सकता है। तभी तो आपने देखा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बयान निकल कर आया शरद पवार का, जिनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी भी तो सिर्फ असम में, लेकिन बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है, कम से कम तृणमूल कांग्रेस के लिए। और ऐसे में ममता बनर्जी अगर अपनी आखिरी सांस तक इस चुनाव में दमखम झोंक कर नहीं सामने आई तो न सिर्फ उनके लिए सोपड़ा साफ वाली स्थिति है, बल्कि प्रशांत किशोर के लिए भी दुकान बंद करने की स्थिति होगी। तो इस बार का चुनाव या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विस्तार का चुनाव है, कंसोलिडेशन का चुनाव है, या फिर विपक्ष के दुकान बंद होने का। बहुत धन्यवाद। आप चलिए, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हिमांशु सिंह जी हैं, आप देख रहे हैं ममता जीतेंगी, मोंटी भारद्वाज जी का ये कहना है। हो सकता है कि ममता बनर्जी जीत जाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चुनाव कांटे का मुकाबला है और इस बात को हमें समझना पड़ेगा मोंटी जी। और वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ इनकैश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कटमनी का मुद्दा, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उद्दंडता का मुद्दा, जैसे कि मुस्लिम अपीजमेंट का मुद्दा, जैसे कि हिंदू देवी देवताओं और तमाम त्योहारों को मनाए जाने के लिए एक सेकेंड क्लास सिटीजन की फीलिंग को इनकैश करने का मुद्दा, बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल में रहने और उनके एक बड़े वोट बैंक होने का मुद्दा। ये कई ऐसे मुद्दे हैं। इसके साथ साथ विकास का मुद्दा है ही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में बीते 10 सालों में पश्चिम बंगाल में तरक्की हुई है, और इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, तरक्की हुई है। लेकिन क्या ये तरक्की लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही? और अगर नहीं उतर रही तो बदलाव होगा।
और भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके कमेंट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। बीजेपी गलत प्रति ऐसा माफ़ कीजिएगा। खुर्शीद अहमद खान साहब, आपने कुछ लिखा है, हिंदी में लिखते तो बेहतर होता, पढ़ना ज़रा आसान होता है, रोमन में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये हम सिर्फ एक शख्स के लिए रिजर्व कर दें, अच्छा है, हम तो हिंदी भाषी लोग हैं। सोनू जी लिखते हैं कि 10 लाख बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन सोनू सिंह जी, निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए, इस बारे में कभी सोचा आपने? सरकारी बैंकों में जब आप जाते हैं तो आपका बैंक के इस्तेमाल का अनुभव कैसा है? अच्छा है क्या? सरकारी बैंक बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर, लेकिन नहीं करते, क्योंकि कई जगहों पर सरकारी बैंक के कर्मचारियों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी कमी है, और सबसे बड़ी दिक्कत है एनपीए की, जो कि सरकारी बैंकों पर बहुत बड़े पैमाने पर लादा गया है, जिसके लिए तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। इसलिए आज बैंकों को हमें प्राइवेट हाथों में देना ही होगा, उसका नियंत्रण सरकार करे, ये बहुत आवश्यक है। आरबीआई की मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसके आधार पर बैंकिंग व्यवस्था और प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। लेकिन निजीकरण का विरोध कर शायद आप देश हित की बात नहीं कर रहे। अब्दुल कादिर पनवर साहब हैं, उनका कहना है कि ममता जी, नितेंद्र सिंह जी हैं, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी। कमला कांता स्वयं है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए साहब, चुनाव आप नहीं लड़ रहे और ना ही वोट करने आप जा रहे हैं। ये तो उन मतदाताओं के हाथ में है कि वो किन्हें चुनकर अपनी सत्ता सौंपना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति आज पश्चिम बंगाल की एक वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 4 साल में जो मेहनत की है पश्चिम बंगाल में, वो आज फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, चाहे आप उसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराएं या ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाए, ध्रुवीकरण की राजनीति आज बंगाल की वास्तविकता है, और ये बंगाल के अस्तित्व को अब निर्धारित करने वाली है, जो कि बहुत ही एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है बंगाल की राजनीति में। आने वाले सालों में हम समझ पाएंगे कि दरअसल इसका असर बंगाल की राजनीति पर क्या होने जा रहा है। हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़ रहे हैं। विनय मिश्रा जी हैं, सोनू स्वामी जी हैं, रितु पांडे जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, आप सब हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। अच्छा तो तब लगे कि आप कुछ सवाल भी पूछिए, अपनी राय भी व्यक्त कीजिए, और बताइए कि भाई हम ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। खाली बीजेपी जिंदाबाद, ममता जीतेगी कहना, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। आपकी खुद की राय होनी चाहिए, और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप जानकारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं तो यकीन मानिए लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूं, और फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव में ताल ठोक ही रही है।